नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतियों का अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना तुष्टीकरण का अंत। राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचे उदयपुर, कांग्रेस का 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर आज से। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, कंपनी में नियुक्तियों पर भी लगी रोक। युद्ध का आज हुआ 18वां दिन, मैरियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ हवाई हमले, यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, नाटो विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की नीतियों व योजनाओं का 100% लाभार्थियों तक पहुंचना ही भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत है। भरूच में 4 कल्याणकारी योजनाओं के 100% कवरेज पर आयोजित उत्कर्ष समारोह को पीएम मोदी ने वीडियो लिंक से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बात भी की। मोदी ने कहा कि अक्सर सूचना के अभाव में सरकारी योजनाएं या तो सिर्फ कागज पर रह जाती हैं या बेहद कम लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं। अंतिम लाभार्थी तक नीतियों को पहुंचाना हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन जनता की सेवा का यही अंतिम रास्ता है। इसे लाभ पाने के लिए सिफारिशों की जरूरत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि अंततः उसे लाभ मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को लाभ मिल चुका होता है, इसमें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लाभार्थियों से संवाद के दौरान दृष्टिबाधित आयुब पटेल की बेटी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। आयुब की बड़ी बेटी आलिया ने कहा कि उसने अपने पिता की दशा नहीं देखी जाती, इसलिए वह डॉक्टर बनना चाहती है। इतना कहने के बाद वह रोने लगी, जिसे देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए। मोदी ने आयुब पटेल से कहा कि आप अपनी तीनों बेटियों की इच्छा पूरी करिए, कोई मुश्किल आए तो मुझे बताइए। मोदी ने 2 विधवा मीना राठवा और अरुणा वसवा से भी बात की। दोनों ने मुश्किल समय में वित्तीय मदद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर आज से राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो रहा है। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक चलेगा। चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही पार्टी अपनी पुनर्संरचना और ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाएगी। शिविर में कांग्रेस के 400 से अधिक दिग्गज शिरकत करेंगे। आपको बता देंगे, इसके मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह सफर ट्रेन से किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर में अर्थव्यवस्था के लगातार पतन, बढ़ती आर्थिक विषमता, महंगाई और कृषि क्षेत्र को कुछ चुनिंदा समूहों के हवाले करने के गहरे षड्यंत्र पर भी विमर्श होगा। साथ ही चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसने, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमले पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार रात 8 बजे दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के करीब 74 नेताओं के साथ उदयपुर आने के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे और वह शुक्रवार सुबह उदयपुर भी पहुंच गए। वह यहां पर चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। मेवाड़ एक्सप्रेसवे में राहुल गांधी सहित सभी नेताओं के लिए 2 कोच पहले से तैयार किए गए थे। राहुल गांधी के ताज अरावली होटल में वो रुकेंगे। इसी होटल में चिंतन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर लगातार सुर्खियों में है। अब सीईओ पराग अग्रवाल ने कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया। साथ ही कंपनी में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने गुरुवार को पुष्टि की है कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। रिसर्च, डिजाइन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लीड करने वाले जनरल मैनेजर कायवन बेकपोर और राजस्व के महाप्रबंधक ब्रूस फॉल दोनों पद छोड़ रहे हैं। वहीं बेकपोर ने ट्वीट कर कहा कि इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सच्चाई यह है कि मैंने ट्विटर छोड़ने की कल्पना कैसे और कब की, यह मेरा जो है वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। पराग ने मुझे बताने के बाद जाने के लिए कहा कि वह टीम को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। रूसी फौजें मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही हैं। यूक्रेन के उस प्रस्ताव के बाद तेजी आई है जिसमें उसने स्टील प्लांट में फंसे अपने सैनिकों की सुरक्षित निकासी के बदले रूस के बंधक सैनिकों को छोड़ने की बात कही। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना ने कहा कि मैरियोपोल में हमारे प्रतिरोध के अंतिम मोर्चे में फंसे घायल सैनिकों को निकालने के संबंध में बातचीत की जा रही है। मैरियोपोल के मेयर पेट्रो ने बताया कि रूसी सैनिकों ने शहर से निकलने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया।
वहां की कुछ इमारतों में ही रहने लायक हालात है। शहर में बचे नागरिक भोजन के बदले रूसी सेनाओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। उधर रूसी फौजें पूर्वी यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के आज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि यह जंग और तेज होती जा रही है। इस बार रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत भी हो गई और 6 जख्मी हुए हैं। उधर यूक्रेन के शीर्ष अभियोजन ने बंधक बनाए गए एक रूसी सैनिक पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की योजनाओं का खुलासा किया है। महाभियोजक इरीना ने बताया कि उनके कार्यालय ने सार्जेंट वादिन पर 62 वर्षीय निहत्थे नागरिक की हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद इस रूसी सार्जेंट पर युद्ध अपराध का केस चलाया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 14-16 मई तक जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे और साथ ही नाटो विदेश मंत्रियों की एक औपचारिक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। वह पेरिस सैंक्लेव फ्रांस का यूएस ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहाँ वह अपने सहयोगियों से यूक्रेन के खिलाफ रूस के निरंतर क्रूर युद्ध पर अपनी चर्चा करेंगे। साथ ही ब्लिंकन मैड्रिड में आगामी नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भाग भी लेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लिंकन यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे कि कैसे व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और अधिक समृद्धि के लिए शक्ति के रूप में काम कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतियों का अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना तुष्टीकरण का अंत। राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचे उदयपुर, कांग्रेस का 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर आज से। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, कंपनी में नियुक्तियों पर भी लगी रोक। युद्ध का आज हुआ 18वां दिन, मैरियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ हवाई हमले, यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, नाटो विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फिलाडेल्फिया में 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में उसके परिजनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के खिलाफ केस दर्ज कराया। दरअसल बच्ची टिकटॉक पर ब्लैकआउट चैलेंज के तहत गेम खेल रही थी और उस दौरान उसकी मौत हो गई। अब बच्ची के परिजनों ने टिकटॉक पर गलत प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला नायला एंडरसन नाम की 10 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वह काफी होशियार थी और 3 भाषाएं बोल सकती थी। 7 दिसंबर को वह फिलाडेल्फिया स्थित अपने घर में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में बच्ची के परिजनों ने टिकटॉक के खिलाफ केस दर्ज करा है। एंडरसन के परिजनों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार गलत उत्पादों की मार्केटिंग कर रहा है, जिससे बच्चों पर काफी खराब असर पड़ रहा है। उन्होंने शिकायत में बताया कि बच्ची के फॉर यू पेज पर कई ऐसे चीजें मिली हैं जिनमें वह ब्लैकआउट चैलेंज के तहत काफी खतरनाक काम कर रही थी। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में टिकटॉक की तरफ से कोई भी टिप्पणी फिलहाल नहीं की गई। हालांकि जब एंडरसन की मौत हुई थी तब कंपनी के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी किया गया था और इसमें कहा गया था कि ब्लैकआउट चैलेंज की शुरुआत टिकटॉक ने नहीं की थी। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह काफी पहले से था। टिकटॉक ने कहा है कि वह अपने यूजर्स की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा सतर्क रहा है और आगे भी वो सतर्क रहेगा। कोरोना के कहर से अब तक अछूता देश उत्तर कोरिया भी अब इसकी चपेट में आ गया है। शुक्रवार तड़के एएफपी न्यूज एजेंसी ने राज मीडिया के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 के कारण बुखार से 6 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 1,87,000 लोगों में बुखार के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें एकांतवास में रखकर इलाज किया जा रहा है। और इससे पहले गुरुवार को उत्तर कोरिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आने की खबर सामने आई थी और इसके बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि जिस व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। जांच के बाद सामने आया कि व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में है। अब तक कोरोना महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों
को वायरस लील चुका है और इससे लेकर गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान जारी कर कहा कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है, जो कि हमारे लिए एक बेहद दुखद आंकड़ा है। यह उन लोगों के दर्द को स्वीकार करने का पल है जिन्होंने अपनों को खोया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अब भी इस बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिकी जांच, टीकाकरण और कोरोना पर काबू पाने के लिए फंड बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से आर्थिक सहायता बढ़ाने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को पूछा कि आखिर ईडी कोलकाता में बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कोलकाता पुलिस को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों को भी सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। ईडी ने पूर्व में अन्य मामलों में सीबीआई के खिलाफ वहां किए गए प्रतिरोध की घटनाओं को देखते हुए आशंका जताई थी कि ललित की 3 सदस्यीय पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि बनर्जी अब तक सिर्फ एक गवाह है, संभावित आरोपी नहीं है। उन्होंने कोलकाता में ही पूछताछ करने में क्या मुसीबत है। इस पर राजू ने कहा कि बनर्जी एक प्रभावशाली नेता है। अदालत ने देखा है कि कोलकाता में केंद्रीय एजेंसियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अनधिकृत निर्माण साफ करने के नाम पर भाजपा पूरी दिल्ली तबाह करने में लग गई है। भाजपा शासित नगर निगम लगभग 63 लाख लोगों को बेघर करना चाहता है। आधी से ज्यादा दिल्ली में अनधिकृत निर्माण है और इस तरह आधी से ज्यादा दिल्ली तोड़ी जाएगी। उन्होंने मांग की है कि पहले उन नेताओं के मकान तोड़े जाएं जिन्होंने पैसे लेकर यह निर्माण करवाए हैं। भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 15 दिन से नगर निगम व दिल्ली पुलिस मिलकर कई जगह बुलडोजर लेकर उतरी हुई है। उन्होंने पूरी दिल्ली को तहस नहस करने की ठान ली। हम नहीं बल्कि दिल्ली निवासी भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि अनधिकृत निर्माण हो। सवाल उठता है कि पिछले 15 साल में यह अनधिकृत निर्माण जो है कब्जे किसने करवाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 50 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। ये कॉलोनियां बसाने और उसमें निर्माण होने के दौरान भाजपा शासित नगर निगम के अधिकारियों, पार्षदों और भाजपा के बड़े नेताओं तक को पैसे दिए गए। इसके अलावा सैकड़ों झुग्गी क्लस्टर में करीब 10 लाख आबादी रहती है। 3 लाख आबादी वाले डीडीए के फ्लैट हैं, उनमें भी किसी न किसी बालकनी में थोड़ा सा निर्माण हुआ है। किसी ने कमरा अलग से बनवाया है, किसी ने नीचे पिलर बनवाया है। ऐसे कई कारणों से इन इलाकों में भी नगर निगम तोड़फोड़ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के बाद किरेन रिजिजू की लक्ष्मण रेखा संबंधी टिप्पणी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल खड़ा किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को अभिव्यक्ति की आजादी और राजद्रोह पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सरकार के फैसलों की याद दिलाई। रिजिजू ने टिप्पणी पर चिदंबरम ने कहा है कि भारत के कानून मंत्री को मनमाने ढंग से लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार नहीं। उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि विधायिका कानून नहीं बना सकती और ना ही ऐसे कानून को कानून की किताब में रहने दिया जा सकता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। चिदंबरम ने कहा कि कई विद्वानों के मुताबिक राजद्रोह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। राजा के सभी फायदे जो है प्यादे मिलकर भी ऐसे कानून को नहीं बचा सकते। केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने भी ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसलिए नेहरू पहला संशोधन लाए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने धारा 124A को संज्ञेय अपराध बताया। इसी कारण अन्ना आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान लोगों को उत्पीड़न झेलना पड़ा और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतियों का अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना तुष्टीकरण का अंत। राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचे उदयपुर, कांग्रेस का 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर गिरिराज कंपनी में नियुक्तियों पर भी लगी रोक। युद्ध का आज हुआ 18वां दिन, मैरियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ हवाई हमले। यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, नाटो विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का।
शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के भाषण के एक वीडियो को संपादित कर ट्वीट करने और उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाने के एक दिन बाद शरद पवार ने भाजपा पर एक कविता के माध्यम से निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा कि वह एक कविता की पंक्ति पेश कर रहे हैं जो कामगार वर्ग की पीड़ा को उजागर करती है, लेकिन जो गलत सूचनाएं फैलाना चाहते हैं वे इसके लिए स्वतंत्र है। भाजपा की राज्य इकाई ने सातरा में पवार के भाषण का एक वीडियो बुधवार को जारी किया था और दावा किया गया कि नास्तिक शरद पवार ने हमेशा से हिंदू धर्म से नफरत की है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। उन्होंने राजनीति की सफलता हासिल जो है इन्हीं षड्यंत्र से हुई है और इस पर पवार ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि वह राठौर की कविता पत्थर वध की कुछ पंक्तियां पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स ने कहा कि पवार जवाहर राठौर की एक कविता का जिक्र कर रहे हैं जो जातिवाद के मुद्दे से संबंधित है। इस कविता में मूर्तिकार कहता है कि उसने अपनी छेनी से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां बनाई हैं और इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया है, लेकिन वह स्वयं मंदिर में नहीं जा सकता क्योंकि वह निचली जात से है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मोतीनगर पालिका क्षेत्र में स्थित एक आइस फैक्ट्री यानी कि बर्फ खाने में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां बर्फ खाने में लगा बॉयलर फट गया जिससे एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब बर्फ खाने में काम चल रहा था। फैक्ट्री में मौजूद बॉयलर अचानक फट गया जिससे उसके पास मौजूद एक शख्स की मौत जो है वहां पर मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में मोतीनगर के सर्कल ऑफिसर अरविंद कुमार अजीत ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बॉयलर काफी जर्जर हालत में था जिसके चलते यह हादसा हुआ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक देश के मौलवी कुरान और संविधान के प्रावधान व निर्देशों के खिलाफ महिलाओं का दमन कर रहे हैं। मल्लापुरम जिले में एक मदरसे के उद्घाटन के दौरान स्टेज पर एक मुस्लिम लड़की को सम्मानित करने के लिए बुलाए जाने पर मुस्लिम विद्वान व इस्लामिक शिक्षा बोर्ड संस्था के उपाध्यक्ष MT अब्दुल्ला मुस्लियार ने आयोजकों को डांटते हुए लड़की को अपमानित किया। मुस्लिम विद्वान ने कहा कि पिता को बुलाते हैं। कक्षा 10 की छात्र के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक MT अब्दुल्ला मुसलियार कहते हुए दिख रहे हैं कि आखिरकार उनकी मौजूदगी में संस्था के नियमों के खिलाफ लड़की को स्टेज पर क्यों बुलाया गया। अगर लड़की को सम्मानित करना था तो उसके पिता को स्टेज पर बुलाना चाहिए था। वीडियो में आयोजक ने माफी मांगते हुए दिख रहा है और इस घटना के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पनक्कड़ सैयद अब्बास अली शिहाब थंगल की मंच पर मौजूद थे। घटना की निंदा करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ट्वीट किया कि मौलवियों की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के दमन का एक यह उदाहरण है। इस घटना पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के राजनीति, सामाजिक व आर्थिक नेतृत्व की खामोशी निराशाजनक है, जबकि सभी दलों को बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़कर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बड़गांव जिले के चाडूरा में गुरुवार शाम को आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी है। शुक्रवार सुबह बनतालाब में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस मौके पर जम्मू के DGP मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और डिप्टी कमिश्नर अनवी लवासा भी मौजूद रहे। बताते चले कि राहुल पर होने वाले हमले में शामिल दोनों आतंकी पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए भाग निकले। हमले के बाद आतंकियों को पता लगाने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है और चाडूरा तहसील में गुरुवार की शाम आतंकियों ने PM पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारी राहुल भट्ट को करीब से निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगते ही राहुल लहूलुहान होकर गिर पड़े। अचानक फायरिंग होने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए आतंकी भाग निकले। उनके जाने के बाद गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने
अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने 2 और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। सुबह 9 से 12 तक सर्वे किया जाएगा। बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतियों का अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना तुष्टीकरण का अंत। राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचे उदयपुर। कांग्रेस का 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर आज से। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। कंपनी में नियुक्तियों पर भी लगी रोक। युद्ध का आज हुआ 18वां दिन। मैरियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ हवाई हमले। यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। नाटो विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक।